हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो हमारी एक सीरीज चल रही है जनरल स्टडीज की, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले लेक्चर के अंदर में, मतलब कल हम लोगों ने 1 घंटा 40 मिनट के अंदर में 100 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने इसके देखे थे, हमारे जो नेशनल मूवमेंट है उसके। और आप लोगों ने उसको बहुत बढ़िया प्रतिसाद दिया है। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के जो रिस्पांस है वो बहुत बढ़िया थे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, एक दिन के अंदर में हम लोगों ने उसके अंदर 40,000 से भी ज्यादा व्यूज जो है उसके अंदर में आप लोगों ने दिए हैं उसमें। तो ये बहुत बढ़िया रिस्पांस था आप लोगों का। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए उसी तरीके का एक और सेशन जो है नेशनल मूवमेंट पे लगा दूंगा। अगर आप कहोगे कि पॉलिटी के ऊपर में कर दीजिए, तो पॉलिटी के ऊपर में भी हम लोग उस तरीके का एक सेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए, इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जितनी मेहनत करनी पड़ जाए अगले 3 महीने के अंदर में, उतनी पूरी जान लगा देनी है, पूरी मेहनत करनी है आप लोगों ने, पूरी की पूरी मेहनत। 2.5 महीने बचे, पूरे 3 महीने भी नहीं, 2.5 महीने बचे आप लोगों के लिए, और पूरी जान लगा देना उसके अंदर में, ताकि 2.5 महीने बाद वो काश वाली फीलिंग ना हो कि काश 2.5 महीने पहले जो है वो मेहनत कर ली होती। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग आज का सेशन हमारा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को आप लोग जहां भी इस सेशन को लाइक शेयर कर सकते हैं वहां पर मैं इस सेशन को शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर देंगे, और जिन्होंने लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोगों के कारण ही जो है वो सेशन को और ज्यादा जो है वो बूस्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और ज्यादा जो है मेहनत की जाए। ठीक है, चलिए। तो आप सभी लोगों का, जितने भी लोगों ने लाइक कर दिया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर में हमारे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में आप लोगों से कहा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है। और ये आप लोगों का एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, वही से मैंने आप लोगों के लिए लिया है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है, कल्याणकारी राज्य बताइए जल्दी से यहां पर में। जी बिल्कुल प्रीति जी, यूट्यूब के ऊपर में प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जाओगे ना, चैनल के ऊपर में अंदर में जाओगे, आप लोग को आपको बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। या फिर जीके बाय दानिश सर या दानिश सर भी आप सिंपली सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वेलफेयर का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास करना है हम लोगों ने। जो गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उसको भी हमने मुख्य धारा के अंदर में लेकर आना है। ठीक है, तो सरकार क्या करेंगी, सरकार जो है वो जनता के लिए काम करेगी, जनता की भलाई के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए काम करेंगी। और ये आप लोगों को दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोग याद रखिए कि हमारे भारत के संविधान के अंदर में एक पार्ट है, पार्ट नंबर 4, मतलब चौथे नंबर का चैप्टर समझ लीजिए। आपको बताया ना मैंने कि हमारे संविधान को हमने अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है। कितने पार्ट्स है टोटल, जल्दी से लिख के बताओ मेरे को कमेंट के अंदर में। टोटल कितने पार्ट्स है? 25 पार्ट है हमारे संविधान के अंदर में। उसमें से चौथे नंबर का जो पार्ट है आप लोगों का, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसको कहा जाता है हिंदी में। इसके अंदर में बात की गई है कि हम जो है क्या करेंगे, कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। ओके, वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, ऐसा एक समाज बनाएंगे जहां पर में सभी को समान अवसर प्रदान हो, एक अच्छा समाज हो जहां पर में रहा जा सके। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ये कहां से लिया गया था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है। डीपीएसपी लिखो सभी लोग, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग नंबर 4 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के अंदर में ये दिया गया है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। और कौन से संविधान से इसको लिया गया है, कहां से लिया गया है? आयरलैंड से इसको लिया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। अच्छा, मान लीजिए कि सरकार इसको लागू नहीं करती, जैसे फंडामेंटल राइट जो है वो आपको मिलने ही चाहिए, अगर आपको नहीं मिले तो आप कोर्ट जा सकते हो। मान लो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कोई एक भाग है या कोई एक पार्ट है, ठीक है, कोई एक आर्टिकल है जो सरकार अभी फिलहाल लागू नहीं कर रही है, तो क्या आप लोग उसके लिए कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते। ठीक है, ये पूरी तरह से सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार कब कब उसको लागू करना चाहती है। ये वाला जो भाग है इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है, ये भी याद रखना है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो डायरेक्ट आप कोर्ट जा सकते हो, बट डीपीएसपी अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार कैसे कैसे इसको देना चाहती है।
चलिए, तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूं आप लोगों को, एक बार रिवाइज भी करा दूंगा आप लोगों के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय की बात करता है कि भाई यार यहाँ पर में समान न्याय मिलेगा और मुफ्त कानूनी सहायता जो है वो भी मिलेगी। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कानूनी सहायता नहीं ले सकता किसी भी कारण से, ओके, तो उसको सरकार जो है वो क्या करेंगी फ्रेंड्स, कानूनी सहायता उसको उपलब्ध करा कर देंगी। बताइए, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो आंसर होगा आप लोगों का आर्टिकल नंबर 39A। प्लीज इसको याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। आर्टिकल नंबर 39A, किसी भी कारण से अगर आप खुद के लिए कानूनी सहायता नहीं ले सकते हो तो सरकार आपको कानूनी सहायता देंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, और ये सबके लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई केवल भारत का नागरिक होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है उसके अंदर में, ओके, सारे के सारे लोग हैं, भारत के नागरिकों के अलावा भी जो भी व्यक्ति है उन सभी के लिए उपलब्ध है ये वाली बात। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर में 26 जो है नवंबर का हमला हुआ था, आप लोगों का सभी को पता है ना, 26/11 का हमला हुआ था मुंबई के अंदर में। इसके अंदर में अजमल कसाब करके एक आतंकवादी पकड़ा गया था, बट फिर भी उसको वकील उपलब्ध करा के दिया गया भारत सरकार के द्वारा कि भाई वो उसको वकील हो, वो अपना न्यायालय के अंदर में अपना बचाव कर सके। ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे भारत के अंदर में ये बात बोली गई है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जहां तक संभव हो जो है मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय जो है सबको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये हमारे भारत के संविधान में पहले से नहीं था, इसको याद रखना आप लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके अंदर में इसको जोड़ा गया था 1976 के अंदर में। ये पहले से हमारे संविधान के अंदर में मौजूद नहीं था, बाद में जोड़ा गया इसको, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। चलो, इंदिरा गांधी सरकार के समय में, ताकि भाई जो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, कई बार होता है ना जो मजदूर वगैरह होते हैं, उनको वो लोग वकील तो रख नहीं सकते, तो वो लोग क्या करेंगे, तो सरकार उनको उपलब्ध करा के देंगे, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन के जरिए काफी सारी चीजों को बदला गया था, इसी वजह से इसको कई बार जो है ना छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहां पर में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये बोला जाए अगर से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा अपना बिहार जो है, यहां पर में याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स की तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और आप लोगों को उसकी जो है वो लगानी है, यहां पर में एक लिस्ट बनानी है, तो आप लोग क्या लगाओगे बताओ जल्दी से। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर में आप लोगों की, यूपी के अंदर में है, यूपी के बाद में महाराष्ट्र का नंबर आता है और तीसरे नंबर पे फिर बिहार आता है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, और फिर चौथे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, पश्चिम बंगाल आता है आप लोगों का चौथे नंबर पे, ये याद रख लेना आप लोग, एटलीस्ट ये तो भी कम से कम याद रख लो आप सभी लोग, ठीक है। इतने याद रख लिए तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है, इतने भी याद रख लिए आप लोगों ने तो भी काम आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जो है ये पहले 4 राज्य है आप लोगों के जनसंख्या के आधार पर। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर में है, तो आप लोग क्या आंसर करते हो, सभी लोग कमेंट में लिखते जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, और जल्दी जल्दी से देखिए यहाँ पर मैं लाइक का बटन भी दबा दो आप लोग, ताकि ऐसे ही मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता रहूं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर में है, तो आप लोगों ने आंसर लगा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि राज्य में, स्टेट कौन सा है जहां पर में सबसे कम जनसंख्या है, स्टेट, राज्य जहां पर में सबसे कम जनसंख्या है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, राज्य की बात करो मैं, यूनियन टेरिटरी नहीं। सबसे ज्यादा वाला यूपी है, सबसे कम है सिक्किम के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, सिक्किम के अंदर में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि राज्य और यूनियन टेरिटरी के अंदर में सबसे कम कौन सा है आप लोगों का, ठीक है, राज्य और यूनियन टेरिटरी के अंदर में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सबसे ज्यादा कम जनसंख्या
ठीक है, आप लोगों से अगर बोला जाए कि सबसे कम जनसंख्या राज्य हो या यूनियन टेरिटरी हो, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि लक्षद्वीप जो है आपका, लक्षद्वीप, ठीक है, यहां पर में सबसे कम जनसंख्या, मतलब राज्य हो या यूनियन टेरिटरी हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर सबसे कम जनसंख्या किसी इलाके के अंदर में है तो वो लक्षद्वीप के अंदर में है। ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। राज्य के मामले में बोले तो सिक्किम, लेकिन अगर ओवरऑल मैं आपसे बोलूं राज्य और यूनियन टेरिटरी मिलाकर, तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप के अंदर में है। ये भी याद रख लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज इसको याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये मैं आप लोगों से कभी भी पूछूंगा तो याद रखना आप लोग। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब ये सिविल कोड क्या है सर? यूनिफॉर्म पहन के आना है क्या सब लोगों ने? ऐसा कुछ है क्या? जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। अगर आप चाहते हो कि ऐसे और भी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए करवाता रहूं तो बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करूं ना आप लोगों से, समान नागरिक संहिता, इसका मतलब यह है कि आज हमारे भारत के अंदर में अलग अलग धर्मों के लिए जो अलग अलग कानून है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो हिंदू है, ठीक है, उन लोगों के लिए हिंदू कोड है आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पारसीज के लिए पारसी पर्सनल लॉ है, ठीक है। जैनिज्म के लिए जो है वो अलग कानून बनाए गए हैं भारत के अंदर में, उनके धार्मिक मान्यताओं के आधार पर। तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है हमारे भारत के अंदर में, ठीक है। तो उसको खत्म करके पूरे सभी के लिए समान कानून हो, चाहे शादी ब्याह का मामला हो, चाहे रीति रिवाज का मामला हो, सबके लिए समान, कानूनी लेवल पर सबके लिए समान हो सारी चीजें, वो करने के लिए आप लोगों का यहां पर में याद रखना है आर्टिकल नंबर 44 में बोला गया है। और ये डीपीएसपी है तो कंपलसरी नहीं है ये, अभी सरकार जब चाहे तब उसको लागू कर सकती है, डीपीएसपी के अंदर में आता है ये। क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है, तो 44 उसके ही बीच में पड़ता है, उसके बीच में ही पड़ता है कहीं तो भी, है ना। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंपलसरी नहीं है, सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया है। केवल एक राज्य है जहां पर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, बता सकते कहां पर में लागू है? केवल एक राज्य, और वो भी इसलिए लागू है वहां पर में क्योंकि वहां ब्रिटिश शासन नहीं था, वहां पुर्तगालियों का शासन था, और पुर्तगाली लोगों ने पहले से वहां पर में उसको लागू करके गए थे, इसी वजह से अभी तक वो लागू का लागू ही रखा गया है उसको, ठीक है। केवल एक राज्य है, ठीक है, गोवा के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, केवल गोवा के अंदर में वो लागू है अभी भी, क्योंकि पुर्तगालियों का शासन था और वहां पर में पुर्तगालियों के समय काल के अंदर में वो लागू था। तो गोवा का जो मतलब बेसिकली गोवा के राज्य के अंदर में जो भी कानून बनते हैं, राज्य के कानून, उसके अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो लोग ध्यान रखते हैं। बाकी भारत के किसी भी राज्य के अंदर में नहीं है ये चीज, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आंसर यहां पर में आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 44 के अंदर में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। बस इतना याद रख लो आप लोग, आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से जो है याद हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों को बताना है यहां पर कि भाई बिहार की डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है, दशकीय वृद्धि दर कितनी है बिहार की? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, ठीक है। अब ये दशकीय वृद्धि दर क्या होती है फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए। दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है कि 10 साल के अंदर में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या बढ़ी है 10 साल के अंदर में, ये आप लोगों का डिकेडल ग्रोथ रेट होता है। तो ये बता देंगे आप लोग जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम बिहार की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 2001 से लेकर, ठीक है, 2011 के बीच में लगभग एक चौथाई जो है यहां पर में बढ़ोतरी हो गई है, लगभग एक चौथाई। तो आप लोगों को याद रखना है कि 25.4% की जो है यहाँ पर में वृद्धि देखने के लिए मिली है। अब ये जो डेटा है आप लोगों को नहीं है, यहाँ पर में कई जगह पे अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो अपडेट होता रहा है, बार बार डेटा अपडेट होता रहा है सरकारी आंकड़ों के अंदर में। क्योंकि पहले एक आपकी जनगणना का एक रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद में उसका अपडेटेड रिजल्ट आता है, जैसे जैसे उसके अंदर में वो डेटा को और गैदर करते हैं। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अभी जो डेटा बता रहा हूँ ये पीआईबी के अनुसार बता रहा हूँ, pib.gov.in सरकारी वेबसाइट है उसके अनुसार, ठीक है।
ये याद रखना है आप लोगों ने कि 25.4% जो है यहाँ पर में डिकेडल ग्रोथ रेट थी बिहार की, डिकेडल दशकीय वृद्धि दर, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद में फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज कोचिन पोर्ट सिचुएटेड? कोचिन बंदरगाह कहां पर में स्थित है आप लोगों का? कोचिन बंदरगाह कहां पर में स्थित है? कोचिन बंदरगाह, सबसे पहली बात तो ये कोचिन नाम का शहर कहां पर में, कोचिन बोलो या इसको कई बार जो है कोच्चि भी बोला जाता है आप लोगों का, ठीक है, कोच्चि भी आप लोग इसको बोलते हो, तो कोचिन बोलो या कोच्चि बोलो, इस तरीके से भी लिखते हो उसको। ये कहां पर में मिलेगा आपको? केरल में। तो केरल जो है फ्रेंड्स यहां पर में आप लोगों को मिलेगा कोचिन बंदरगाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। कोचिन बंदरगाह, कोचिन जो है फ्रेंड्स इसको याद रखना है आप लोगों ने, क्या बोलते हो आप लोग? अरब सागर की रानी बोला जाता है इसको, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोचिन पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी अगर बोला जाए कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, अरब सागर की रानी, तो कोच्चि को कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कोचिन बंदरगाह को अरब सागर की रानी लिख दो आप लोग यहां पर में, ठीक है। मैं आप लोगों को यहां पर मैं दिखा भी देता हूं फ्रेंड्स। तो कोच्चि पोर्ट जो है आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप लोग, इसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। चेन्नई पोर्ट जो है इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है चेन्नई पोर्ट को। हजीरा पोर्ट कहां पर में आपका? हजीरा, हजीरा जो है फ्रेंड्स, हजीरा बंदरगाह सूरत के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सूरत में। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नहावा शेवा भी बोला जाता है। आप ऐसा याद रख लेना कि जवाहरलाल नेहरू जो है जब आजादी मिल रही थी उस समय में नहा धो के शेव करके मस्त पैकी मुंबई पहुंच गए थे, ठीक है। वैसे वो ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन जस्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो नहावा शेवा, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के अंदर में है, उसको नहावा शेवा बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ये याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। नहावा शेवा, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नहावा शेवा के नाम से जाना जाता है, ओके। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स केरल में कोचिन बंदरगाह है आप लोगों का। नाउ आप एक चीज याद रखोगे आप लोग, जो आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, कि गोवा के अंदर में एक पोर्ट है जिसको आप लोग, ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट बोलते हो, मोरमुगांव पोर्ट। तो ये देखो गोवा और गांव, तो ये आप लोगों का मैच हो गया। तो गोवा और गांव से याद रख लेना आप लोग, मोरमुगांव, मोरमुगांव। जी हाँ, कांडला वगैरह भी याद करवाऊंगा मैं आप लोगों को आगे में, और उसका नाम जो चेंज हुआ है उसको भी बताऊंगा आप लोगों को। पहले आप लोग जो बता रहा हूँ उसके ऊपर में ध्यान दे दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर में मैं क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको याद करवाने वाला हूँ। गोवा, मोरमुगांव, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? कौन सा वाला दर्रा है जो सिक्किम को जोड़ता है चीन से? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के। अगर मैं बात करूं आप लोगों से सिक्किम की, उसको चाइना से जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का नाथुला दर्रा जो है, ठीक है, नाथुला दर्रा, ये क्या करता है फ्रेंड्स? सिक्किम को चाइना से जोड़ता है। तो सिक्किम के अंदर में है नाथुला दर्रा। बाकी माना, बारालाचाला और देवसा, ये आप लोगों का सिक्किम के अंदर में है ही नहीं, सिक्किम को टच ही नहीं करते, तो सिक्किम को चाइना से कैसे जोड़ेंगे? मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि पास का मतलब क्या होता है। सबसे पहले दर्रा या पास का मतलब क्या होता है ये समझो आप लोग। पास का मतलब होता है फ्रेंड्स समुद्र के बीच, ये यहाँ पर में पहाड़ों के बीच का रास्ता। ये पहाड़ है मान लीजिए, देखिए ये पहाड़ है, पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है ना, पहाड़ों के बीच से जो रास्ता जाता है, इसको दर्रा या फिर पास बोलते हो आप लोग, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आप लोगों का जो सिक्किम है, ये यहां पर मैं आप लोग सिक्किम देख रहे हो, नाथुला और जेलेपला, ये क्या करते हैं? चाइना के साथ में जोड़ते हैं सिक्किम को, ओके। तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को दिख रहा है सिक्किम के अंदर के पास, ये सिक्किम है। यहां पर मैं आप लोग देखोगे ये है नाथुला दर्रा आप लोगों का, नाथुला, ये यहां पर में नाथुला दर्रा है। तो नाथुला दर्रा क्या करता है? ये सिक्किम को चाइना के साथ में या तिब्बत के साथ में जोड़ता है। तो याद रखना है आप लोगों ने कि नाथुला दर्रा या फिर आप लोगों का जेलेपला दर्रा कहां पर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, नाथुला दर्रा या फिर जेलेपला दर्रा कहां पर में है, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं अगर आप लोगों से बोलूं, जो आप लोगों को ऑप्शन के अंदर में दिया हुआ था, तो आप लोगों का आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि बारालाचाला,
ठीक है, जिसको बाड़ा लाचाला भी बोलते हैं, बारा लाचाला आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों का उत्तराखंड के अंदर में है। और माना दर्रा जो है ये भी आप लोगों का कहां पर में, उत्तराखंड के अंदर में। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रख लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू याद करवा ही दूंगा उसको, डोंट वरी। ये वाला अभी फिलहाल में याद रख लिया, नाथुला और जेलेपला जो है ये सिक्किम के अंदर में, ये लिख दो सभी के सभी लोग अभी फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को करवाया था और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसकी रिवीजन जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि मेरे को काफी सारे बीपीएससी के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसके अंदर में जो पेपर्स हुए हैं उसके अंदर में आप लोगों को आपका ये क्वेश्चन मेरे को मिला है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर में आंसर आ गया है, इंपेरियल बैंक जो है वो किस में चेंज हो गया था। तो आप लोगों को याद करवाया था। और जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर लाइक कर देंगे यहाँ पर में, ताकि आप लोगों को ऐसे ही और मैं आप लोगों के लिए जो है एफर्ट्स लेता रहूं आप लोगों के लिए। तो राष्ट्रीयकरण के बाद इंपेरियल बैंक का नाम बदलकर क्या हो गया था, इंपेरियल बैंक। तो इंपेरियल बैंक जो है फ्रेंड्स बेसिकली ये आपको बता दूं कि 1921 के अंदर में बना था, 3 बैंक्स को मिलाकर, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर आपका इंपेरियल बैंक बना था। बाद में जो है फ्रेंड्स इसका नाम क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपका आंसर, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, नेशनलाइजेशन। जल्दी से आंसर करो क्योंकि अपने आप में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो ये नेशनलाइजेशन जो है आप लोगों का 1955 के अंदर में हुआ था, ठीक है। आपको पता ही है कि आपसे बेसिक जो जनरल नॉलेज है वो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इसके लिए भी आप लोगों ने प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। तो 1955 के अंदर में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर, इन 3 बैंक को मिलाकर पहले 1921 के अंदर में आप लोगों का क्या बनाया गया था, इंपेरियल बैंक। इस इंपेरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और उसको सरकार ने खरीद लिया पूरी तरह से 1955 में। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार ने खरीद लिया, पूरा शेयर सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है, जो बच्चे पेड क्लास में पढ़ रहे हैं उनका जो बेसिक ज्योग्राफी और जो लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, देशांतर, अक्षांश पढ़ा रहा था, उसके अंदर में मैंने आपको हीट जोन करवाया हुआ है, ठीक है, हीट जोन। उसके अंदर में ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं जो हिंदी वाला है आपका उसका फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे यहाँ पर में। टॉरिड जोन, ठीक है, टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र है वो कौन से अक्षांशों के बीच में आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा जहां पर में, ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी जहां पर में पड़ती है। तो टॉरिड जोन को ही आप लोग ट्रॉपिकल जोन के नाम से भी जानते हो, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन या उष्ण, यहां पर में ऐसे लिखना है उसको, उष्ण कटिबंध क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर में क्या होता है कि आपका यहां पर में 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है और 23.5 डिग्री साउथ वाली जो लाइन है आप लोगों की, ठीक है, जो आप लोगों की अक्षांश है, उनके बीच में सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है यहीं पर, ठीक है। यहां पर में सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है इस इलाके के अंदर में, इसी वजह से यहां पर में आप लोगों को सबसे ज्यादा जो है हीट महसूस होंगी। इस क्षेत्र को आप लोग जो है वो ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन के नाम से जानते हो, ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन के नाम से जानते हो। कराया था ना मैंने आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में भी ये चीज, जो भी बच्चे हैं उन लोगों को याद होगा, और जिन लोगों को याद नहीं है वो लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसके बीच में ये जो है टॉरिड जोन आप लोगों का लाया करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में यहां पर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है आप लोगों की। इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, और ऐसे ही जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवाते रहूंगा यहाँ पर मैं सेशन के अंदर में आप लोगों से, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ तक का जो इलाका है आपका, इनको ट्रॉपिकल जोन या शीतोष्ण जोन कहते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों को बताना है
कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी थी, और ईयर भी आप लोग बताएंगे कि कौन सा साल था वो। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी और इसका ईयर कौन सा था, ये भी आप लोग बता देंगे कमेंट करके जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ कुछ लोग बचेंद्री पाल जो आंसर कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं बचेंद्री पाल कैसे आंसर कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या बोला है, यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला है माउंट एवरेस्ट के ऊपर में पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी थी। भारतीय महिला नहीं बोला है ना उन्होंने, ठीक है, पहली महिला बोला है, फर्स्ट वुमेन बोला है उन्होंने। ओके, तो आंसर होगा आपका जुंको ताबेई। तो जंको ताबेई या जुनको ताबेई जो है फ्रेंड्स, ये जापान की थी और ये सबसे पहले पहुंची थी, ये याद रखना है आप लोगों ने 1975 के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से भारत की पहली महिला की, तो भारतीय पहली महिला थी बचेंद्री पाल, जो 1984 के अंदर में गई थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर में। पहले जो व्यक्ति थे, जो लोग गए थे, ठीक है, वो थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। ठीक है, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जो है ये आपके सबसे पहले गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। पहले माउंट एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ने वाले लोग थे ये, लेकिन ये महिला नहीं थे ना, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे पहली बात तो महिला नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1953 के अंदर में गए थे ये, मई 1953 के अंदर में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो ये दो को तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे आप लोग कि भाई महिला नहीं है। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नॉर्गे जो है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, वैसे तो ये नेपाल के थे लेकिन एनसीईआरटी के अंदर में भारतीय बताया गया है, तो जो एनसीईआरटी ने बोल दिया भाई हम तो उसको मानेंगे बिल्कुल। ठीक है, भारतीय तो भारतीय रखो, भारतीय रखो, अपन तो क्या, अपन एनसीईआरटी बोल देगा नॉ एडमंड हिलरी भी भारतीय थे तो अपन मान लेंगे भाई एनसीईआरटी ने लिखा है करके वो। ठीक है, नाउ आपको बताना है फ्रेंड्स आईएसटी और जीएमटी में कितना अंतर है। अब ये आईएसटी और जीएमटी क्या है। आईएसटी मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, और जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, जो कि लंदन के अंदर में ग्रीनविच लाइन के ऊपर में जो समय है उसकी बात हो रही है। तो आपको बताना है उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं कि अगर मैं बात करूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इसके बीच में कितना अंतर है, तो आप लोगों को इसको इस तरीके से समझना है कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम मतलब 0 डिग्री वाला जो आप लोगों का लॉन्जिट्यूड है। ठीक है, और यहाँ पर में है हमारा भारत। हमारा भारत जो है उसके ऊपर में जो रेखा हम लोग मानते हैं कि भाई जहां से हमारा टाइम डिसाइड होगा, वो कौन सी वाली लाइन है, ये आप लोग मुझे बताइए सबसे पहले तो, कौन सी वाली लाइन से भारत का मानक समय माना जाता है। तो भारत का जो मानक समय है आप लोगों का, वो माना जाता है फ्रेंड्स 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन से। ठीक है, और इन दोनों लाइन के बीच में जो समय का डिफरेंस है, ठीक है, समय का जो डिफरेंस है वो है 5 घंटे 30 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट का, 5.5 घंटे का फर्क है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के ऊपर में, ठीक है, यहां पर में अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, ओके, तो हमारे भारत के अंदर में कितने बज रहे होंगे, भारत आगे है उनसे, ईस्ट में मतलब आगे है, तो भारत के अंदर में जो है 5:30 PM का समय हो रहा होगा। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप लोग मेरे को करके बताइए जल्दी से। ठीक है, मान लेते हैं कि लंदन में जो ग्रीनविच टाइम के ऊपर में, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम यहाँ पर में आपका फॉलो होता है लंदन में, तो लंदन के अंदर में मान लीजिए आप लोगों का, ठीक है, 10:30 AM हो रहा है। ठीक है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं लंदन में। तो बताना है इंडिया में कितने बज रहे होंगे, चलो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, बताइए इंडिया में कितने बज रहे होंगे, ये बता दो आप लोग।
बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए और जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। मैंने आप लोगों से बोला था कि लंदन के अंदर में कितने बज रहे हैं आप लोगों के, लंदन के अंदर में, ठीक है, 10:30 AM का समय हो रहा है। तो इंडिया के अंदर में कितना समय हो रहा होगा? तो इंडिया के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आपको पता है कि 5.5 घंटे आप लोगों ने आगे आना है, 5 घंटे, ठीक है, 30 मिनट आप लोगों ने आगे आना है। तो पहले 30 मिनट आगे आ जाओ, 30 मिनट आगे आ जाओगे तो 11 बज जाएंगे, और 5 घंटे आगे आना है आप लोगों ने, तो 4 बजे का समय हो रहा होगा, 4 बजे, ठीक है, 4 PM, क्योंकि यहाँ AM हो रहा था ना। घड़ी में देखो आप लोग, मान लीजिए ये घड़ी है आप लोगों की, अभी जो है यहाँ पर में 10 और 11 के बीच में, मतलब 10:30 बज रहे हैं वहां पर में, ठीक है, 10:30 बज रहे। तो आपको पता ही है कि ये आधा घंटा, फिर ये 1 घंटा 2, 1 घंटा 2, 3, और यहाँ पर में 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, 5वां घंटा, ठीक है, यहाँ पर में 5 घंटे और आधा घंटा आपने ऑलरेडी यहाँ पर में कवर किया हुआ है। तो 4:30 बज आपके 4 बज जाएंगे ना, ठीक है, 5.5 घंटे अगर आप लोगों ने आना है तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोग बताओगे कि आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर में लोकेटेड है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर में लोकेटेड है? और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी लोग लेट जुड़ते हैं वो लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में DANISHSHEIKH इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों की जो कल वाली PDF थी, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पर मैं डाल दूंगा आप लोगों की, ठीक है, क्योंकि कल रह गया था मुझसे उसके ऊपर में डालना, तो मैं आज इसके ऊपर में डाल दूंगा आप लोगों के। बाकी आप लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा, जो एक टेलीग्राम ग्रुप है टीचिंग परीक्षा, उसके ऊपर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। टीचिंग परीक्षा सर्च कर लेना, और ये लोगो ध्यान से देख लेना आप लोग, ठीक है, टीचिंग परीक्षा जब सर्च करोगे तो उसके ऊपर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर में आप लोगों का, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको मिलेगा मुंबई के अंदर में, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के अंदर में है आपका, और इसी को आप लोग नहावा शेवा के नाम से भी जानते हो। नहावा शेवा के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो, नहावा शेवा के नाम से। तो प्लीज इसको भी याद रखना आप लोग, नहावा शेवा के नाम से किसको जाना जाता है? मुंबई पोर्ट को जाना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बेसिकली आप लोगों का। ये कहां पर में? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में आपका, ठीक है। चेन्नई पोर्ट जो है आपका, इसको जो है दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं फ्रेंड्स, आप लोग बताइए मुझे टाइप करके कि अरब सागर की रानी या क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको कहते हैं, तो कमेंट करके सभी लोगों ने आंसर करना है। सभी लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे यहां पर मैं कमेंट बॉक्स के अंदर में, और बताइए बिल्कुल पोल के साथ में करा दीजिए। मैं सोच रहा था कि एक सेशन आप लोगों का ऐसा भी कराया जाए फ्रेंड, जिसके अंदर में आप लोगों को जितने भी लेक्चर में अब तक करवा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, सारे के सारे लेक्चर्स का एक टेस्ट हो जाए। कितने लोग चाहते हैं कि जितने लेक्चर्स में अब तक करवा चुका हूं वो सारे लेक्चर का एक टेस्ट मैं आप लोगों को, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में एक प्लेलिस्ट शेयर करता हूं आज, ठीक है, शाम तक आप लोगों के साथ में एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगा। वो प्लेलिस्ट को सैटरडे तक पूरा देख डालो आप लोग। सैटरडे के दिन पोल के साथ में, यूट्यूब में पोल के साथ में आपकी क्लास लेता हूं मैं, अगर आप लोग रेडी हो तो, ठीक है। जितने भी बच्चे अगर रेडी है तो बता देना मेरे को यहां पर में। तो आप लोग यहां पर में इसको कीजिए अच्छे से, एक टेस्ट लूंगा आप लोगों की। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट जो है ऐप के ऊपर में रख लेंगे। जो बच्चे जो भी उसके अंदर में टॉप 3 रहेंगे उनको अपन 1000 रुपए का क्या करेंगे, ठीक है, जो भी टॉप, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जो जितना स्पीड करता है उतना ऊपर पहुंच जाता है रैंकिंग के अंदर में। तो जो सबसे फास्ट 3 लोग रहेंगे उनको 1000 रुपीज का अपन क्या करेंगे, अमेजॉन वाउचर दे देंगे। और अगर वो 3 में से कोई भी अपना पेड स्टूडेंट निकलता है तो उसका 2x हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है यार कि उसने इतनी मेहनत की है, ठीक है, तो वो 2x हो जाएगा उसका अमाउंट। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी पहले 3 में से कोई मेरा पेड स्टूडेंट भी आ जाता है, ठीक है, तो उसको 1000 वाले अमेजॉन वाउचर के बदले में, ठीक है, उसको 2000 का मिलेगा अमेजॉन वाउचर। क्यों? क्योंकि भाई उसने मेहनत की हुई है और ज्यादा, तो उसका पूरा खर्चा निकल जाना चाहिए ना उसका। तो ऐसा भी करते हैं अपन लोग, इसको भी रखते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि पूरे के पूरे बच्चे वहां पर में, ठीक है, नहीं सैटरडे के दिन रखेंगे क्योंकि संडे के दिन हम लोगों का तो वो एक और दूसरा, या फिर संडे रख लेंगे, देख लेते हैं। आप लोग पढ़ना तो स्टार्ट कीजिए यहाँ पर मैं उसको जी। वो ऐप जो है वो तो कुछ वो अपने हाथ में वो बनाता है रैंकिंग, तो जो पहले 3 के ऊपर में आएगा उसको यहाँ पर में अपन इसको करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोच्चि पोर्ट को कहा जाता है, ये याद रखना है। तो ऐप के यहाँ पर मैं जाकर प्लेलिस्ट में दानिश जितने मेरे लेक्चर्स है सारे के सारे लेक्चर्स को देख डालो, कमेंट कर करके आंसर करना देखना आप लोगों ने। मेरे बताने के पहले वहां पर मैं जब वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे तो वहां पर मैं कमेंट में आंसर्स करते जाना, कमेंट करते जाओ, देखते जाओ, कमेंट करते जाओ, देखते जाओ आप लोग। वहां पर में पूरे के पूरे लेक्चर्स अच्छे से देख डालो आप लोग अच्छे से,
ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ में एक लिंक शेयर कर दूंगा दानिशी के ऊपर में, वो लिंक पूरी आप लोग अच्छे से देख लेना इसको। ओके, बाकी इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि उनके आप लोग आंसर करें। आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर में, इसका आंसर तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 हो गया, मुंबई। आप लोग बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान आचार संहिता, ये आप लोगों का कौन सा आर्टिकल के अंदर में दिया हुआ है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? मैं आपको बता दूं, एक हिंट दे देता हूं, यूनिफॉर्म मतलब वो दोनों आर्टिकल एक जैसे दिखते हैं ना, इसी वजह से भी आप लोग उसको याद रख सकते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी को कमेंट में आंसर करना है नीचे के अंदर में, और लाइक का बटन दबा दो यार, इतने सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, आप लोग इतना कंजूसी करते हो, ठीक है, जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं करते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पर मैं अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है कि सर लाइक के लिए क्यों बोल रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए सर ने, तो फिर वो जा भी सकते हैं आपसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप तो चाहते हो कि आपको जॉब लग जाए, लेकिन टीचर लोग जो है वो खाली पीली हो जाए करके आपके, तो ये भी बहुत खराब बात है कुछ लोगों की, मतलब पता नहीं कहां से कौन से ग्रह से आते हैं ये लोग भी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कौन सा आर्टिकल है आप लोगों का। उसके अलावा आप लोग मेरे को ये बताओगे कि भाई आपका, ठीक है, फ्री, ठीक है, लीगल हेल्प, ये जो आर्टिकल है आप लोगों का कौन से इसके अंदर में दिया गया है? आपको मुफ्त कानूनी सलाह जो है वो दी जाएंगी, ये कौन से आर्टिकल के अंदर में आप लोगों को दिया गया है? 5 घंटे की मैराथन चाहिए, बिल्कुल वो भी करवा दूंगा मैं आपको, कोई इशू नहीं है उसके अंदर में। आपको बताना है कि फर्स्ट, ठीक है, जो वुमेन थी, ठीक है, पहली वुमेन जो के माउंट एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ी थी, वो कौन से कंट्री की थी, ये बता दो आप लोग मेरे को। चलो, ये नाम आपको बता दिया मैंने, कौन से कंट्री की थी ये भी आप लोग मेरे को बता देंगे। बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, ये भी बता देना है आप लोगों ने, सभी लोगों ने। आप लोगों को बताना है सिक्किम के 2 पासेस कौन से, सिक्किम के अंदर में जो है, बाकी ऐसे आपको और भी याद करवा दूंगा मैं। सिक्किम के जो 2 पास है आपके, ठीक है, कौन से 2 पासेस, ठीक है, जो दर्रा है आपका, ठीक है, दर्रे, वो बताएंगे आप लोग, सिक्किम के 2 दर्रों के नाम कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो ऐसे आप लोग करते रहिए फ्रेंड। टीचिंग परीक्षा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर देखिए इसमें आपका फायदा है, अगर आप लोग यहाँ पर मैं पढ़ोगे तो आप लोगों की जॉब लगेंगे, आप लोग जो है आगे बढ़ोगे, तो मेहनत कर लो। 2.5 महीने बाद जो है आप लोगों को ये नहीं रहना चाहिए कि भाई यार काश कर लिया होता करके, ओके, काश पढ़ लिया होता 2.5 महीने के अंदर में, तो आगे बढ़ गए होते। दानिश सर मेहनत कर रहे थे हमारे लिए, पूरी की पूरी जान लगाए हुए थे, मोटिवेट भी कर रहे थे, बट उस समय में अगर मेहनत कर ली होती तो शायद आज जॉब लग जाती। ये शायद वाला या काश वाला आप लोगों के जीवन के अंदर में नहीं रहना चाहिए। तो अभी मेहनत कर लो जितनी कर सकते हो आप लोग अच्छे से। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों को वो प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, उसको आज से ही देखना स्टार्ट कर दो, पूरा का पूरा खत्म कर देना है आप लोगों ने। देखकर कमेंट कर करके जो है उसकी रिवीजन करना, कमेंट बॉक्स के अंदर में आंसर करते जाना और पूरा रिवाइज कर लेना उसको। फिर सैटरडे या संडे के दिन जो भी रहेगा आप लोगों का, उसके अंदर में हम लोग एक टेस्ट लेंगे बड़ी वाली, जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर में आधारित। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।